नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपके यूपी ट्रिपल एससी के 2 एग्जाम आने वाले हैं। जैसे एक तो लेखपाल और एक आपका आने वाला है लोअर पीसीएस का, है ना? तो ये 2 एग्जाम आएंगे तो हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि यूपी स्पेशल के जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग कि जो यूपी ट्रिपल एससी के 2025 के जितने भी एग्जाम हुए ना, उनके पीवाईक्यू देख लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे जाएंगे, है ना? फिर उसके बाद हमने जो मटेरियल बना रखा है उससे हम लोग कवर करेंगे और डेली एक टॉपिक कम से कम ऐसा रखेंगे कि जिसको साथ के साथ याद करवाया जा सके। देखिए, पढ़ना नहीं है ज्यादा, याद करना है साथ के साथ क्लास में। तो ये पीवाईक्यू जब मैं अभी लगाऊंगा तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो 50 पीवाईक्यू देख लेंगे, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट कर लेंगे, है ना? और ये जो पीडीएफ है पीवाईक्यू की भी और क्लास की भी, जो भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके लिए कोई ज्यादा आपको सोचना नहीं है, बस खाली आपको सुनते चलना है। ठीक, सुनते चलना है। पीवाईक्यू भी हम लोग जो साथ के साथ लगाएंगे ना, तो उसमें हम लोग देखते चलेंगे। बाकी और अदर जो जानकारी हो सकेगी आसपास की, वो जानकारी मैं साथ के साथ दूंगा। लेकिन जो क्लास करेंगे प्रॉपर, जो क्लास होने वाली है आज ही होगी इसी के साथ, पीवाईक्यू के साथ ही। तो उस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे चीजें सारी की सारी तुरंत के तुरंत याद हो जाए, है ना? कि दोबारा आपको देखने की ज्यादा दिक्कत ना रहे। और जो साथ डेली क्लास चलाएंगे हम लोग, तो उसको कोशिश करना डेली देखते रहना। तो आपका जो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर यूपी स्पेशल के आने हैं, तो कोशिश रहेगी कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए जा सके यहाँ से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और फिर एक दिन इसमें ही हम लोग यूपी का बजट भी देख लेंगे दोबारा से, और यूपी की जो पॉपुलेशन है, मतलब सेंसस जो है वो देख लेंगे। और भी जो यूपी से रिलेटिव जो कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स है, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी वो जरूर जोड़ेगा, है ना? चलिए, अब ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे, जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन इसमें देखिए आया हुआ है, ये भी देखते चल रहा है कि किस चीज में आया है। देखिए, ये आपका मंडी सचिव का पेपर हुआ था 2025 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया है? तो मतलब हमें पता चल रहा है इससे कि क्वेश्चन ठीक ठाक पूछेगा। जितने भी अधिनियम वगैरह हैं ये भी हमको ठीक से इसमें कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कौन सा अधिनियम यहाँ पर हो जाएगा? देखिए, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ये बिल्कुल नहीं करेगा। 2003 के तहत 10 दिसंबर 1990, ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में आएगा। तो कई कई बार क्या हो जाता है ना कि सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट भी नहीं करने। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वैसे तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो आप मान के चलिए 1/4 की माइनस मार्किंग कुछ होती नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। और अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर उसको आप छोड़ के आइएगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? या फिर आपको कम से कम एलिमिनेट करना आ रहा हो कि 2 पर आप 50-50 जा रहे हैं, कि 2 नहीं आ रहे हैं आपको, 2 आ रहे हैं, तब भी करिएगा। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1 जनवरी 1985, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को ये जो उत्तर प्रदेश की विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वाली जो अधिनियम आया था ना, ये आया था 1956 के तहत 25 अगस्त 2080 को। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम सरल में आ जाएगा ये। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो नरोरा सबने पढ़ रखा होगा, और जब हम लोग भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें मटेरियल में भी देख लेंगे। तो ये बुलंदशहर में है ना? आपको बुलंदशहर में, कई लोग तो इसके आसपास जा भी चुके होंगे अभी तक, है ना? अब देखिए ये क्वेश्चन ये है कि डॉट 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 दिया हुआ है, और मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र के जिलों की बात हो रही है। देखिए, यूपी का मैप भी आपको पता होना चाहिए, मैप आपको पूरा याद होना चाहिए, वो अभी हम लोग कर लेंगे। फिजिकल मैप भी देख लेंगे, पॉलिटिकल मैप भी देख लेंगे, नदियां नदी पठार सब देख लेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। तो अभी समझने के लिए मैं यहाँ एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा मैप ना भी बने, तो टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा कि मैप तो एकदम मैच नहीं कर रहा है यूपी से। कोशिश करवाऊंगा कि मैप यूज हो जाए। तो देखिए, ये वाला एरिया जो है ना, इस वाले एरिया की बात कर रहा है ये, कि यहाँ पर मिर्जापुर और सोनभद्र, तो ये रहा आपका सोनभद्र और इसी के बगल में हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, ऐसे जिलों में पाया जाता है जो सीमेंट के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो जब हम खनिज पढ़ रहे होंगे ना, तो देख लेंगे कि यहाँ पर कौन से खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ना तो गेरुआ पाया जाता है, ना रॉक फॉस्फेट, ना सिलीमेनाइट। यहाँ पर चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे ज्यादा परेशान आपको करेगा तो यहाँ पर आपको ई वाला ऑप्शन करेगा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के हर पेपर में आता ही है। ये ऑप्शन आपको परेशान करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से हमें ये देखना है कि इसमें से बहुत से का आंसर ये भी रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है? तो भदोई है नहीं, फिरोजाबाद है नहीं, ललितपुर है नहीं, तो रेनीकोट, जो रेणुकूट है, वो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग ये देखने के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन
कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये भी पूछा है, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि पीलीभीत कहाँ पर है। तो इसी में देखिए, इसी मैप में हम लोग देख लेते हैं। आप जब ऊपर की ओर जाओगे ना तो नेपाल के बॉर्डर पर आपको पीलीभीत मिलेगा, है ना। तो नेपाल के बॉर्डर पर आपको यहाँ पर पीलीभीत मिल जाएगा। नेपाल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है ना, यहीं पर मिलेगा, दोनों इससे टच करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड भी टच करेगा और यहाँ तक उत्तराखंड आया, फिर इसके बाद नेपाल स्टार्ट हो जाएगा। तो पीलीभीत आपका दो जगह, आपका नेपाल से भी बॉर्डर सीमा लगाता है और आपका उत्तराखंड से भी लगाता है। तो यहाँ पर पूछा हमसे क्या है, नदियों के बारे में पूछा है ना, कि कौन सी नदियां यहाँ पर सीमा बनाती हैं। तो ये नदियां हो जाएंगी आपकी शारदा और खकरा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है। बाकी और क्वेश्चन समझ लेते हैं। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो ये किया गया है 1972 में। ठीक है, जब आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, तभी ये भी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। तो ये कब पूछा गया है? आपका यूपी ट्रिपल एस सी की मंडी सचिव के पेपर में पूछा गया है 2025 के एग्जाम में। ठीक, 2025 के सारे एग्जाम हम लोग देख लेंगे, उससे हमें आइडिया तो लग ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन अधिनियम से संबंधित हो गए। एक तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये इसका अधिनियम पूछा है। और यहाँ पर एक अधिनियम आपका पूछ लिया है वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित। ठीक है, तो अधिनियम हमको इससे पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से देखना है। ठीक, और ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये नदी से हो गया है। तो जो लोकल नदियां हमारी हैं, इन नदियों को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के उत्पादन की बात की गई है, तो ये खनिज से संबंधित क्वेश्चन हो गया है, तो उस खनिज को बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पर तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी खनिज की ही बात की गई है, तो यहाँ पर भी हम लोग खनिज को समझ लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? ठीक, तो चंद्रमा की चमक है यहाँ पर आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? चंदौली में। और मैप पढ़ेंगे तो चंदौली भी समझ लेंगे। अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ही, है ना, और नहीं भी है तो भी ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज हम लोग यहाँ पर पूरी बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक, ये चंदौली में पड़ जाएगा आपको। तो ये मैप मैं समझा देता हूँ, यहीं के यहीं एक यूपी का मैप फिर से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोशिश करते हैं एक अच्छा सा मैप बनाते हैं यूपी का। ठीक है, ये हो गया आपका सोनभद्र, ये झांसी वाला इलाका हो गया, और ये हो गया आपका नॉर्थ वाला। तो ये सोनभद्र है आपका, यहाँ पर मिलेगा बीच में बलिया। ठीक है, बलिया के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पर नीचे को जब आओगे तो यहीं पर मिलेगा आपको गाजीपुर, गाजीपुर के नीचे मिलेगा आपको चंदौली। ठीक है, चंदौली यहाँ पर मिल जाएगा, और चंदौली के नीचे ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला सोनभद्र। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपको चंदौली मिल जाएगा, दिख ही रहा होगा, मैं डार्क इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जनगणना। देखिए अब ये हमें पता चल गया, यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य हमको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। क्या देखना है? वन्यजीव अभ्यारण्य, सारे के सारे जितने उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य रहेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से उनको याद करने वाले हैं विथ मैप। ठीक, मैप से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि भैया मैप के थ्रू ही हम इनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य सारे के सारे देख लेंगे। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं जनगणना की बात कर लेते हैं। 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी रही है? तो ग्रामीण भारत की जो आबादी रही है वो रही है 83.3 करोड़। तो इससे हमें पता चल गया कि जनगणना भी बहुत अच्छे से करना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखने से एक फायदा हो रहा है, हमें टॉपिक पता चल रहे हैं कि भाई कौन से टॉपिक हमें ज्यादा देखने हैं और कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जाएंगे और सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पर मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें यही नहीं पता रहेगा कि भैया क्या पूछने वाला है वो। यूपी ट्रिपल एस सी बहुत छोटे क्वेश्चन पूछता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लेता है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन करके डीप क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीप क्वेश्चन जरूर पूछेगा, लेकिन वो इतना छोटा क्वेश्चन रहेगा कि वो आपको, अब देखिए कोई सा भी एग्जाम होगा ना, तो उसकी कट ऑफ हाई रहती है यूपी ट्रिपल एस सी में। तो जैसे कि अभी आपका लेखपाल का जो एग्जाम होगा उसमें भी कट ऑफ हाई रहेगी। तो सीधी सी बात है कि भैया जब कट ऑफ हाई रहेगी तो हमें क्वेश्चन वहां पर गलत करने नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो आप कट ऑफ में इन कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध। तो बांध की बात हो गई है, 9वें क्वेश्चन में क्या बात हो गई है? बांध। तो भैया जितने भी उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है, वो बांध कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस नदी पर है, ये हमको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। तो माता टीला डैम तो खैर बहुत ही फेमस डैम है, तो ये बेतवा नदी पर आपको मिल जाएगा ललितपुर में। ललितपुर कहाँ पर मिल जाएगा आपको? देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मैप बनाया था ना, तो ये तो झांसी हो गया आपका,
है ना, दिख रहा है आपको मैप में। और इसके नीचे ये हो गया ललितपुर, नीचे जो है ना एकदम एमपी में कह सकते हैं, ये एमपी में ही है। झांसी तो देखिए दो तरफ से घिरा हुआ है एमपी से, लेकिन जो ललितपुर है वो तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ललितपुर कितनी तरफ से घुसा है। क्वेश्चन पूछने को कुछ भी पूछ लेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तब हमें ये दिक्कत आएगी ही नहीं कि क्वेश्चन वो कहाँ से पूछ रहा है। देखिए आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन हम लोग क्यों पहले देख रहे हैं, नॉलेज तो है नहीं भैया। क्वेश्चन आप लोग देख लो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज भी आपको हो जाएगी। क्लास जैसे ही आने लगेंगी ना तो नॉलेज भी आपकी बढ़ती जाएगी, और क्वेश्चन से हमें ये फायदा होगा कि पता चल रहा है कि भैया पढ़ना क्या है बहुत ज्यादा, है ना। और आपको क्लास अगर अच्छी लगेगी और ये मतलब एनालिसिस जो हुआ है, इस एनालिसिस को आप बेहतर तरीके से अगर देख रहे हैं तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा क्लास में, है ना। और ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों से मिलने से बनती है। तो देखिए गंगा नदी कौन सी नदी से मिलने से बनती है, ये आपको यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस जहां पर होगा वहां पर हम लोग ये बात कर लेते हैं। गंगा नदी तो मिलती है अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, चलिए ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया कि गंगा नदी जो हो रही है वो कहाँ से कैसे हो रही है। देखिए आप लोगों ने प्रयाग वहां पर देखे होंगे, जितने भी प्रयाग है, मुझे स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाए तो मैं वहां पर समझाऊं क्वेश्चन। हाँ चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपकी आ रही है अलकनंदा रिवर, ठीक है, ये कौन सी रिवर हो गई है, अलकनंदा। ठीक, ये अलकनंदा रिवर हो गई है। फिर अलकनंदा जैसी रिवर निकलेगी तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको सबसे पहले विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग पर यहाँ पर मिलेगी आपको धौली गंगा रिवर। ठीक, धौली गंगा रिवर जहां पर किससे मिल रही है, अलकनंदा से, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा विष्णु प्रयाग। ठीक, विष्णु प्रयाग हो गया। फिर आपका अलकनंदा रिवर से ही एक नीचे आएगी तो मिलेगी आपकी कौन सी, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका नंद प्रयाग। अलकनंदा कौन सी नदी से मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी आपकी कौन सी नदी है यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर नंदाकिनी रिवर, है ना। नंदाकिनी रिवर मिलेगी तो हो जाएगा आपका नंद प्रयाग। फिर आपका मिल जाएगा यहीं पर एक और कर्ण प्रयाग, तो पिंडार नदी जहां पर आपकी मिलेगी वहां पर हो जाएगा कौन सा, कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइएगा तो नीचे मिल जाएगी आपको क्या, यहाँ पर कर्ण प्रयाग के नीचे हो जाएगा रुद्र प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग के लिए मंदाकिनी रिवर मिलती है। ठीक है, कौन सी, मंदाकिनी रिवर। और यहीं पर आएगी धौली गंगा जहां पर हो जाएगा देव प्रयाग। ठीक, देव प्रयाग पर जहां पर यही हमारा क्वेश्चन है, जहां पर भागीरथी नदी किससे मिलती है, अलकनंदा रिवर से मिलती है, वहां पर आपका हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज हम लोग जब मैपिंग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भी तब भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। लेकिन अभी हाल ही के लिए हमें क्वेश्चन यही था कि कौन सी रिवर किस रिवर से मिलती है, तब गंगा नदी मिलती है, तो अलकनंदा रिवर भागीरथी नदी से मिलती है और देवप्रयाग पर वो कहलाने लगती है गंगा नदी। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहां से ये पता चल गया कि बांध के बाद हमें सारी की सारी नदियां देखने हैं, जो कि यूपी की उत्तर प्रदेश की जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो, और उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है। देखिए आगरा बैराज परियोजना, तो आगरा बैराज परियोजना कौन सी नदी पर है, ये मिल जाएगी आपको यमुना रिवर पर। रामघाट बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है, तो ये मिल जाएगी आपको। फिर बदायूं सिंचाई परियोजना ये मिल जाएगी आपको रामगंगा नदी पर। और कन्हार सिंचाई परियोजना ये कन्हार नदी पर है। तो इससे हमें ये मिल रहा है कि सारी की सारी परियोजनाएं भी पढ़नी है हमको साथ के साथ, है ना, परियोजनाएं भी देख लेंगे। ठीक है, ये एक एक दिन के टॉपिक हैं सारे के सारे। एक दिन नदियां पढ़ेंगे, एक दिन परियोजनाएं पढ़ेंगे, एक दिन खनिज पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे हमारी 20 से 25 क्लास आने वाली हैं, तभी मजा आने वाला है यूपी में, है ना। फिर इसके बाद आंसर क्या हो जाएगा सही, इसका हम लोगों ने मिलान तो कर दिया है। आंसर हो जाएगा ए का आपका बी बन रहा है, तो ए का बी इसमें भी है और इसमें भी है। और दो का बन रहा है आपका डी, तो दो का डी देखिए इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये कट गया, ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अरोरा बांध उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर और कौन से जिले में बनाया गया है, नदी और जिला दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो ये अरोरा बांध जो है ना, ये आपको मिल जाएगा गरई नदी पर और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। तो नदियां तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले में आते हैं। गोमती नदी बेसिन की बात हो रही है, तो गोमती नदी में देखिए आपका कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, लखनऊ भी गोमती के किनारे है और शाहजहांपुर भी है और हरदोई भी है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग देखेंगे ना नदियां, तो नदियों में एक टॉपिक आएगा नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक,
तो उनके किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं ना, तो किनारे बसे शहरों को हम लोग वन बाई वन देख लेंगे। ऐसे नदी बनाएंगे और नदी पे देख लेंगे कि कौन कौन से शहर बने, राइट कौन सा लेफ्ट, तो ऐसे हम लोग सारे के सारे शहर भी देख लेंगे, है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सिर्फ आज हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं कि कहाँ से वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी ये पीवाईक्यू हम लोग डेली देखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद फिर पीवाईक्यू देख लिया करेंगे, है ना। आप देख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पर। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है, इसमें पूछ रहा है कि नहीं बहती। ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो गलत होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में ये पढ़ते ही नहीं है कि इसमें नहीं पूछा है ना। तो जैसे भी नहीं पूछे ना, तो नहीं को आप अंडरलाइन कीजिए तुरंत 2-3 बार, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए ये वाले। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो बेतवा इसमें है। बेतवा तो उत्तर प्रदेश में होती है भाई, चंबल भी आती है इटावा के पास, है ना। और सरयू तो है ही, वहां की जो अयोध्या के किनारे बसी हुई है वो है सरयू नदी ही है। फिर महानदी, जो महानदी है ये उत्तर प्रदेश की नदी नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। इससे पहले भी हम लोग देखिए माता टीला 2 बार क्वेश्चन ये आ गया है। तो ये जो बुंदेलखंड एरिया में जितने भी डैम आपके बनाए गए हैं, चाहे वो फिर आपका ललितपुर के डैम हो, बेतवा हो, चाहे वो राजघाट हो, या फिर वो झांसी के डैम हो, वो सब के सब आपको बेहतर तरीके से सोनभद्र साइड के भी देखिए। डैम कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर पानी रोकने की क्षमता होती है, पहाड़ी इलाका होता है, या फिर कह सकते हैं कि पठार इलाका होता है, वहां पर होते हैं। तो बेतवा नदी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ललितपुर जिले के माता टीला बांध में। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर, अभी हम लोगों ने जस्ट बात की है इसके ऊपर ही। देखिए नदी की बात हो रही थी, तो सरयू में मैंने बोला है कि ये नदी कहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए, ये मिल जाएगी आपको सरयू नदी, अयोध्या के किनारे। ठीक। नेक्स्ट गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात कर रहा है कि कहाँ पर स्थित है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको मिल जाएगा पिपरी सोनभद्र में। ठीक है, इस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी है। ठीक, तो वो ओबरा ओबरा परियोजना भी यहाँ पर बनाई गई है। तो वो हम सारी की सारी जब परियोजना देख रहे होंगे, तब इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी ये का बात हो रही है, ये बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ है, ये बांध है हमारे, है ना, और ये डिस्ट्रिक्ट है। तो बांध है अदवा, देवरी, कैलवरी, पहाड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहाड़ी है ना, ये मिल जाएगा आपका झांसी में। तो फोर्थ का फर्स्ट एक में ही है और यहीं से आपका आंसर लग रहा है। चलिए सारे के सारे भी मिला लेते हैं। अदबा डैम आपको कहाँ पर मिल जाएगा, मिर्जापुर में। देवरी डैम कहाँ पर मिलेगा, सोनभद्र में। और कैबलरी डैम मिलेगा आपको महुआ में। ठीक है, और पहाड़ी डैम तो झांसी में है ही। तो ये यहाँ से आंसर हमारा वैसे भी निकल रहा था, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये सस्य जलवायु क्षेत्र भी हमें देखना है। तो सारे के सारे सस्य जलवायु क्षेत्र देखेंगे और 9 सस्य जलवायु क्षेत्र में ये बांटा गया है। ठीक है ना, समझते चलिए अभी आप बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले की बात यहाँ पर हो रही है, का प्राथमिक फोकस क्या है। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चली है कि मेला भी हमें पूरे बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला लगता है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे देखिए इसका उद्देश्य बिक्री या वस्तु विनियमन के लिए पशुधन, जो पशुधन के साथ पशु मेला लगता है, ये एक पशु मेला है जो कि आगरा में लगता है। और यहाँ से राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में ऊंट आते हैं, है ना। तो ऊंट, क्योंकि ये जो आगरा है वो लगा हुआ है ना राजस्थान से, तो वो वाला एरिया कवर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खादर और बांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं। तो यहाँ से पता चला हमें क्या, कि मृदा भी बहुत अच्छे तरीके से देखनी है ना। तो देखिए लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, तो ये पड़ेगा आपका जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको, सबसे ऊपर मिलेगा भाबर क्षेत्र, है ना। फिर उसके नीचे मिलेगा तराई, उसके नीचे फिर मिलता है खादर, और उसके नीचे क्या मिलता है आपको, बांगर क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रख लेना। तो बात कर रहा है वो यहाँ पर कौन सी, खादर और बांगर क्षेत्र की। तो यहाँ पर तो बहकर आ जाती है ना, तो यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊसर रिलैक्सेशन प्रोग्राम, यूबीएसएन इसको बोलते हैं, को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो ये करंट रिलेटिव हो गया है ना, 2025 में ये करंट रिलेटिव हो गया, तो ये विश्व बैंक ने दी है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें के अनुसार 2004 से 5 और 14 से 15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक जो वृद्धि दर है वो कितनी थी। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं लोग, और इनको ये लगता है कि मतलब ये कर देना चाहिए। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत दूर से नहीं है,
ये बात की गई थी बजट में, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। ये बजट 2024-25 जो है 25-26 आया था ना, उसमें ये बात की गई थी। अभी का जो बजट है वो तो 26-27 वाला हो गया, तो उसको तो हम लोग देख ही लेंगे, एक क्लास कर लेंगे बजट की। उसमें देख लेंगे बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनको बहुत बेहतर तरीके से देख लेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा है अगर नहीं आए ना तो बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाने हैं, इसको छोड़ देना है ना। और अगर आ जाए, अगर बजट की क्लास से हम लोग करेंगे कवर इसको, और अगर कर लिए और क्वेश्चन अगर आ गया तो बस फिर आपको करके आना है। और ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं कि जो होने के बाद अगर सही हो रहे हैं तो आप दूसरों से बहुत आगे चले जाते हैं, है ना। तो इसका तो कोई मतलब यहाँ पर बन नहीं रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको अभी हाल में, फिर हम लोग जो नया बजट देख लेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली राकड़ मिट्टी की बात हो रही है। राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राकड़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो जब हम मिट्टियां पढ़ेंगे तो इसको कवर करेंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राकड़ मिट्टी जो है वो आपको बुंदेलखंड वाले एरिया में पाई जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या फसलें होती हैं? अब देखिए, बारिश वहां पर कम होती है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर फसल वो होगी जिसमें पानी की कमी पे भी कर दिया जाए। तो यहाँ पर तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती है। तिल कौन सी फसल हो जाएगी? ये खरीफ की फसल हो जाएगी, और चने जैसी फसल जो हो जाएगी वो रबी की फसल हो जाएगी, है ना। दोनों में ही कम पानी में काम चल जाता है, तो ये राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है संपूर्ण मध्य क्षेत्र में? मध्य क्षेत्र की बात हो रही है, तो अभी हम लोग देख रहे थे मध्य क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? सबसे ऊपर भाबर, फिर तराई, है ना। तराई के बाद कौन सी? खादर और बांगर। तो सबसे पहले हम लोग कहें तो मध्य जो क्षेत्र आएगा हमारा, यूपी का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। यूपी का मैप आपको बनाना बढ़िया से आना चाहिए, मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर भी काम चलाने लायक तो आता ही है। तो देखिए, गंगा जो रिवर है ना वो ऐसी आएगी, ठीक। तो ये मध्य भाग ही आ जाता है, तो गंगा के किनारे वाले अभी हमसे पूछ रहा है कि इस किनारे में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, अभी हम लोग देख चुके थे, है ना। क्योंकि ये एरिया कौन सा पड़ जाएगा? ये खादर और बांगर एरिया सबसे ज्यादा पड़ जाता है ये, ठीक। खादर और बांगर एरिया, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बुंदेलखंड मिट्टी में क्या पाई जाती है? तो ये पश्चिमी मैदान पाया जाता है, गंगा का मैदान पाया जाता है, तराई क्षेत्र पाया जाता है, या दक्षिणी पठार पाया जाता है? तो ये दक्षिणी पठार में आ जाएगा, कि देखिए ये वाला एरिया आ जाएगा ना बुंदेलखंड में, तो ये दक्षिण में आ जाता है यूपी के, तो ये दक्षिणी पठार में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये हम लोग जब ज्योग्राफी यहाँ की पढ़ रहे होंगे और बॉर्डर वाली चीजें पढ़ रहे होंगे तो वहां पर समझ लेंगे कि 4 राज्य कौन कौन से यहाँ पर लग रहे हैं। फिलहाल तो लेगी, उत्तर प्रदेश का मैप ही बिगड़ गया है, मैं कोशिश कर रहा था कि ना बिगड़े, लेकिन चलिए बिगड़ गया तो फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये रहा सोनभद्र, ये झांसी, और ये हमारा उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा बस मैप पे ज्यादा नहीं जाना है। ये हो गया सोनभद्र वाला इलाका। तो अब यहाँ पर कौन कौन से 4 स्टेट लगते हैं? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर बिहार लग जाएगा राइट में, और उसके बाद यहाँ पर झारखंड भी लग जाता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ लग जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा आपका एमपी। तो 4 स्टेट यहाँ पर लग जाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ लग रहा है, झारखंड लग रहा है, हिमाचल प्रदेश नहीं लग रहा है, तो यही हो जाएगा ए और बी, जिसमें सही होंगे वो हो जाएगा राइट आंसर आपका। यहाँ पर हो गया सी वाला, ठीक है, राइट आंसर सी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है, महोबा जिला आपको मिल जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये यहीं पर मिलेगा महोबा जिला। देखिए मैं आपको बता देता हूँ मैप में ही कि महोबा आपको कहाँ पर मिलने वाला है। फिर से हमारा मैप बिगड़ गया, हम लोग फिर से थोड़ा सा परेशान हुए हैं, लेकिन चलिए फिर से मैप बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ये वाला एरिया है जो, देखिए यहाँ पर आपको झांसी मिलेगा, फिर ललितपुर, यहाँ पर आप जाओगे तो फिर महोबा मिल जाएगा, ठीक। बांदा, फिर चित्रकूट, फिर मिर्जापुर, और फिर सोनभद्र मिलता है, तो ये महोबा वाला एरिया ये हो गया। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आ जाता है। जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट है ना, बुंदेलखंड में जो यूपी के हैं 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो उन 7 डिस्ट्रिक्ट में से एक महोबा भी आ जाता है बुंदेलखंड का, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब वो पूछता है ना, तो फिर वो आपको फंसाएगा, है ना। अब ये हम लोग इससे निकलेंगे कैसे? इससे हम जब मैपिंग पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ होगी तो हम आराम से निकल जाएंगे। देखिए कैसे निकलेंगे, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की बात हो रही है, तो मैप में हमें पता होना चाहिए सुल्तानपुर कहाँ है। तो यहाँ पड़ जाएगा अयोध्या, और अयोध्या के बगल में पड़ेगा अंबेडकर नगर, और उसके नीचे जस्ट पड़ेगा सुल्तानपुर, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं, इसका पुराना नाम मिसापुर था।
मीसापुर तो इसका पुराना नाम था नहीं, ये था मिर्जापुर का, है ना। मिर्जापुर का पुराना नाम मीसापुर था और गिरजा नगर भी था, गिरजा। ठीक है, तो दो याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर के जिलों से घिरा हुआ है। तो देखिए, जो सुल्तानपुर है वो खुद दक्षिण में है, इसके उत्तर में पड़ेंगे अयोध्या और अंबेडकर नगर, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केवल सी सही है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर रख दिया? तो ये रख दिया है कासगंज का। तो ये भी हम लोग देख लेंगे कब कब कौन सा नया नया जुड़ा है। जैसे मान लीजिए जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, क्या जब नगर निगम पढ़ रहे होंगे तो देख लेंगे कि नगर निगम कितने नगर निगम यूपी में है, 17 है। 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर, है ना। और कितने मंडल हैं? तो 18 है। 18वां कौन सा है? तो अलीगढ़, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सारी चीजें याद रखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप तो बस जैसे ही क्लास आया करे ना, तो इसको बस बिल्कुल लगा के और हेडफोन लगा के शांति से आपको सुनना है। सारी चीजें मैं खुद क्लियर करवाऊंगा, टेंशन आप इस बात की बिल्कुल ना लें। सारी की सारी चीजें यूपी की आपको यहीं पर करवा दी जाएंगी। चलिए, ये भी हो गया, है ना। कौन सा था? कासगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो देखिए, यूपी में हमें ये पता चलना चाहिए कितने विकास प्राधिकरण हैं। नोएडा, गीडा, जीडा, है ना, और लखनऊ वाला लीडा, और एक और अभी नया बन गया है बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसको भी, ये सारे के सारे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। और ये कब बनाया गया था? ये 30 नवंबर 1989 को बनाया गया था, जब हमारी उर्दू भाषा भी आई थी, तो ये भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, जिला और उत्पाद की बात हो रही है, तो भदोई, भदोई में सबको पता है क्या है? कालीन और दरी यहाँ की बहुत फेमस है। कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है। और मुरादाबाद की चिकनकारी, और नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, मुरादाबाद का पीतल नगरी इसको बोलते हैं, तो धातु ये हो जाएगी एक तरीके की। देखिए यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ का चिकनकारी और मुरादाबाद की धातु। तो कैसे हो जाएगा? ए का दो, दो तीन में है, और बी का एक दो में है, ठीक है। और सी का तीन किस में है? एक में ही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है बताना यहाँ पर। बमरौली, बमरौली प्रयागराज में है, बिल्कुल ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा लखनऊ बता रहा है, यही गलत है, ये वाराणसी में मिलेगा आपका, है ना। लाल बहादुर हवाई अड्डा खैरिया, ये खुरिया लिखा है, गलत है, ये खैरिया है। खैरिया हवाई अड्डा कहाँ पर मिलेगा? आगरा, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या में है। तो राइट आंसर आपका गलत पूछा है, तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लखनऊ में नहीं है, ये आपको मिल जाएगा बनारस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? और 2025 यूपी नेत्र परीक्षण अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछा गया है, ये आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनारस वाला है ना, बीएचयू से लगा हुआ है, तो ये वहां पर क्या संस्कृत पे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो ये संस्कृत बोलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद NH9 जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है? तो इससे हमें क्या पता चला गया? जो भी यूपी में एनएच है, नेशनल हाईवे, वो हमको देखना है। कितने एक्सप्रेस वे हैं वो हम लोगों को देख लेना है। वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो अगर आ जाएगा आपको, वैसे तो हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन आपको शायद छोड़ना भी पड़ जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोड़ के भी आगे बढ़ना है कभी भी। लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, आंसर इसका NH509 है, नेशनल हाईवे 509। इसको हम लोग देख लेंगे, जो कि इसमें क्या दिया है, देखिए मुरादाबाद से शुरू होकर आगरा तक ही आ रहा है। तो आगरा के NH44 जो है NH44 में मिल जाता है ना। चलिए और देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो जनगणना को हम लोगों को बहुत अच्छा देखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में ये देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन जनगणना से आ रहा है, तो जनगणना को बहुत अच्छे से देखना है। वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा एक आध, है ना। तो एक क्वेश्चन अगर जनगणना से आ रहा है तो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में अगर एक क्वेश्चन भी आप वहां से ले रहे हो, तो यूपी की जनगणना हम बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वो कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 47.71, ठीक। क्योंकि पुरुष की कितनी है यहाँ पर? 42.29 है। तो इसमें से अगर 100 में इसको जोड़ देंगे तो दोनों 100 बन जाएंगी, है ना। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से अभी भी खाना पकाया जाता है यूपी में? तो ये 71% है ना। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूची क्षेत्र विस्तार
अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये देखिए, ये कब पूछा गया है? यूपी ट्रिपल एससी सहायक स्टोर कीपर, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, सारे के सारे एक्ट जितने भी यूपी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? जो भारत में होती है वो उत्तर प्रदेश की ग्राम सभा के लिए भी लागू होती है, जो विधानसभा के लिए लागू भी होती है, और ये लोकसभा के लिए भी लागू होती है। कम से कम दो आपकी बैठक होनी चाहिए, 6-6 महीने का ज्यादा गैप नहीं होना, 6 माह के गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था, आप लोगों को भी पता होगा, बहुत ज्यादा मतलब पूरी दिल्ली को घेर लिया गया था किसानों के द्वारा, और करनाल हाईवे पे पंजाब से आने वाले किसानों ने वहां पर एक जगह थी गोरखपुर, वहां पर कह सकते हैं एक तरीके से अपना हुजूम लगा लिया था, तो वो था एमएसपी को लेकर, ठीक। एका आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछना है, तो एका आंदोलन देखिए, जितने भी हिस्टोरिकल यहाँ पर कह सकते हैं कि आंदोलन हुए, उनको भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध था? बिल्कुल नहीं था ऐसा। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया। इस आंदोलन प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन प्राप्त किया? बिल्कुल नहीं। एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों के खिलाफ किया गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये है आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि जो निकली है आपकी, किस लिपि से निकली है? तो लिपि भी देख लेंगे पूरी, है ना, हिंदी से संबंधित जो लिपियां हैं वो भी देख लेंगे। ब्राह्मी लिपि से ये निकला हुआ है। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये ब्रह्म देश के नाम से भी जाना जाता था और मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? उत्तर प्रदेश जो मौर्य काल का उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था, ये पूछा गया है। कनिष्क विश्लेषण खाद्य 25 की जो एग्जाम हुआ था उसमें मलय केतु युग का युद्ध, तो ये कहाँ पर है? ये तो बिहार में है, मलय केतु राजगृह के निकट। और राजगृह का युद्ध ये तो बिहार में है ही, दिख ही रहा है। पाटलिपुत्र का युद्ध ये भी बिहार में है, और कलिंग का युद्ध ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो लास्ट आंसर आपका आ जाएगा ई। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ई ऑप्शन को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के चलना है, ठीक। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत में को शुरू की, जिस दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाई जाती है भगवान राम का जन्म दिवस, कब मनाया जाता है? तो ये दिवाली के दिन तो लौट कर आए थे, है ना, श्रीलंका से, तो ये तो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर फिर आपको ये लगा देना है, राम नवमी के दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये तो वैसे भी लग जाता, दिमाग लगाने वाला है ना। हर चीज पढ़ के नहीं की जा सकती है, दिमाग भी लगाकर करनी है कुछ चीजें। अब देखिए, ये यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के एग्जाम में 25 में हुआ है, जो आपका विलेज पंचायत ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ये सारे के सारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो HRA आप लोग पढ़ते हैं ना, हम लोगों ने अभी हाल ही में हिस्ट्री कंप्लीट की है तो उसमें भी पढ़ा था इसको। और शिवाजी समिति से यही, मातृ देवी समिति से है, अनुशीलन समिति से नहीं है, क्योंकि ये बंगाल की है और बंगाल तक वो गए भी नहीं थे। तो ये सी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है ये? 1857 के जो विद्रोह हुए थे ना, उससे संबंधित सूची है। चलिए देख लेते हैं। नाना साहब कहाँ से संबंधित थे? ये कानपुर से ही संबंधित थे। कारू भगत ये रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति थे। खान बहादुर खान बरेली से सरकार इन्होंने बनाई थी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना, बहुत आराम से ही कर रहे हैं हम लोग। 50 क्वेश्चन आज हम लोग देख लेंगे और इसकी PDF आप लोगों को दे देंगे, और कल से इस क्लास की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देंगे, 1 से 1.5 घंटा डेली क्लास लाएंगे, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे ही करेंगे तभी कवर हो पाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 जिसमें है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1 2 3 4, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कजरी। कजरी जो है ना, ये मिर्जापुर में होता है, और ये बरसात के मौसम में किया जाता है। बरसात का मौसम जैसे ही आने वाला होता है, कह सकते हैं अभी अप्रैल, फसल कट जाएगी तो अप्रैल मई वाला, क्योंकि जून जुलाई से तो फिर बरसात स्टार्ट हो ही जाएगी। धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? धोबी के द्वारा किया जाता है, ये पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है। तो ये इसके आंसर दिए हुए हैं, और ये PDF आपको अभी प्रोवाइड करवा दिए रहे हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भैया आज का जो हम लोगों ने
एनालिसिस किया है वो कैसा रहा है, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, कैसे हम लोगों को इसकी तैयारी आगे करनी है, कि कितने क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन यूपी के आने वाले हैं, 20 में से हम लोग 20 क्वेश्चन को टच कर सकें यहाँ पर, है ना। तो यही रणनीति रहेगी हमारी, क्योंकि आज हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं। कल से क्या करेंगे, पहले क्लास करेंगे, क्लास के बाद फिर डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, ये 50 क्वेश्चन कौन से रहेंगे, वही जो 2025 की यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के सारे 2025 में होने वाले एग्जाम के पीवाई क्यू ही हैं। ठीक, तो पीवाई क्यू तो रिपीट भी काफी होते हैं, तो रिपीट जितने होंगे उतना फायदा हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें इससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है ना। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये क्लास आप लोग देख के कमेंट में बताइएगा कि आगे कंटिन्यू क्लास को किया जाए या फिर क्या ही करना है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।